नमस्कार दोस्तों। नाम है मेरा सचिन और मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। यह बात उन दिनों की है जब हम अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करके महाविद्यालय में एडमिशन लिए थे। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था सतीश सिंह। हम और सतीश एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। हम लोगों ने एक साथ महाविद्यालय में एडमिशन लिया था। एडमिशन लेने के बाद कुछ और दोस्त हमारे बन गए जो कि सतीश के गांव से ही थे। वो दोस्त सतीश के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो वो हमारे भी दोस्त हुए। तो वो शुरू में तो अपने गांव से अप डाउन करते थे, जो कि उनका गांव लगभग 30 किलोमीटर दूर हुआ करता था। बीच में मैं बताता चलूँ, ये बात है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर की। सुल्तानपुर शहर जो कि एक छोटा सा शहर है, बट बहुत ही कॉम्पैक्ट शहर है। छोटा शहर पर कॉम्पैक्ट। ऐतिहासिक रूप से इसका काफ़ी योगदान था। अमेठी आपने नाम सुना ही होगा, सुल्तानपुर के पास में ही है। तो बात 2005 की है, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और हम लोगों ने महाविद्यालय में एडमिशन लिया था। तो वो दोस्तों का एक समूह था जिसमें 5 दोस्त थे। 5 में 3 भाई थे और 2 उनके भी दोस्त हुआ करते थे। तो इस पूरी कहानी में जिक्र हुआ हम 2 दोस्तों की, सतीश, सचिन और वो जो 5 दोस्त थे। 5 दोस्तों में जो 3 थे वो 3 भाई थे एक दूसरे के, और 2 उनके दोस्त थे। इस तरह से उन 5 ने तय किया कि अब हमें गांव से आकर के शहर नहीं पढ़ना है, जबकि हम लोग शहर में ही एक छोटा सा मकान किराए पे लेकर के रहेंगे ताकि समय की बचत होगी। इस लिहाज से उन लोगों ने हमसे सपोर्ट मांगा कि भाई हमें शहर में एक अच्छा सा मकान किराए पे कमरे पे मिल जाए। ये लोग आर्थिक स्थिति से इनकी बहुत ही अच्छी नहीं थी, तो उन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा सस्ता कमरा मिल जाएगा जिसका किराया कम होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हम और सतीश ने यह जिम्मा लिया कि इन लोगों को कमरा ढूंढ करके देंगे, और टास्क ये था कि कमरा का किराया बहुत ही ज़्यादा नहीं रहे। तो हम और सतीश कमरे की तलाश में निकल पड़े। इसी तरह से पता चला कि सतीश के पिताजी का कोई दूर का रिश्तेदार, सतीश का रिश्तेदार था, जो कि एक कमरा उसके पास था। तो हम लोग चले गए। सस्ता भी था। सस्ता इसलिए था कि वो शहर से काफ़ी दूर था। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ ताकि आपको पता चले। शहर के बीचों बीच से एक रास्ता निकल के जाता था, और उसी रास्ते पे, उसी सड़क पर लगभग 4 किलोमीटर दूर जा करके, जो शहर को पार करके कस्बे छोटे छोटे पड़ते हैं ना, उस तरह से था। हम और सतीश वहाँ पे चले गए। वहाँ पे एक कमरा था और उस घर का नाम था शक्ति निवास। शक्ति निवास शहर के बाहर बना हुआ एक मकान था, और घर की रूपरेखा अगर मैं बताऊं तो सड़क के किनारे लगा हुआ एक फार्म हाउस जैसा मकान था। बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हुई थी और वो मकान बीचों बीच में था। बाउंड्री के किनारे किनारे अंदर के साइड में हॉल जैसा, मतलब फार्म हाउस जैसा बना हुआ था, और बीच में घर बना हुआ था। हम लोग पहुँचे, दरवाज़ा खोला हम लोगों ने, और जैसे ही घर के बरामदे में पहुँचे तो वहाँ पे आराम कुर्सी पर एक दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी कदकाठी से मजबूत दिख रहे थे, और जाते ही हम लोगों ने उनको अभिवादन किया। अंकल जी नमस्कार। उन्होंने बोला बोलो बेटा कैसे आना हुआ। सतीश को दादाजी पहचान रहे थे। सतीश ने बोला अंकल हमने सुना है आपके यहाँ कमरा किराए पे है, और कुछ दोस्त हैं हमारे, वो कमरा लेना चाहते हैं। दादाजी ने कहा बिल्कुल, मैं चाहता ही हूँ कोई ना कोई आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, और कोई रहेगा साथ में तो दिल लगा रहेगा। ये कहते हुए उठे और अंदर के कमरे में गए, और वहाँ से चाबियों का एक गुच्छा ला के हाथ में रख दिया सतीश के।
कि बेटा ये घर से निकलो पीछे के साइड में और पीछे के साइड में चले जाना, वहाँ पर एक कॉरिडोर है और कॉरिडोर के अंदर चले जाना, वहाँ पे अंदर ही 3 सेगमेंट में कमरे बने हुए हैं। इतना सुनना था कि हम लोग निकल गए। अब हम लोग मकान देखकर पीछे की तरफ जा रहे थे। मकान तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और मकान के बीच में था, मकान के किनारे किनारे बगीचे जैसे फार्म हाउस भी बने हुए थे। और हम लोग पीछे निकल करके मकान से बाहर निकल करके और पीछे की तरफ चले गए। पीछे की तरफ गए तो एक लंबा सा गैलरी कॉरिडोर बना हुआ था। कॉरिडोर ऐसा था कि जैसे घुसने के बाद आजकल होटल्स में होते हैं वैसा ही बना हुआ था। किनारे किनारे 3 कमरे बने हुए थे, 3 दरवाजे थे और एक एक दरवाजे के पीछे एक एक सेगमेंट था। तो अंकल जी ने पूरी चाबी का गुच्छा ही दे दिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना साफ सुथरा सुंदर मकान, बट किराएदार के नाम पे कोई नहीं, अंकल के परिवार में भी कोई नहीं। इसके अंदर हम लोग ने मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हम सीधे ही पहुंच गए पीछे कॉरिडोर में। अब कॉरिडोर ऐसा था कि गैलरी पतली सी थी, अंदर जाने के लिए सीधा सीधा एक आदमी जा सकता था और फिर उधर से मतलब इतना सकरा था कि अगर कोई व्यक्ति अंदर से बाहर जाए तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। और एक तरफ दीवार थी, दूसरी तरफ 3 दरवाजे बने हुए थे। तो सतीश ने सबसे पीछे वाला जो दरवाज़ा था, जो सबसे लास्ट में कॉरिडोर के लास्ट में एक सेगमेंट बना हुआ था, उस सेगमेंट को उसने ओपन किया। सतीश ने जैसे ही ओपन किया दरवाज़ा तो नए पुताई जैसा होता है ना, नया पेंटिंग हुआ रहता है, ऐसी खुशबू आ गई जैसे कि अभी अभी घर को पेंट किया गया हो। हम और सतीश सीधे उस कमरे में चले गए। सबसे बाहर एक कमरा हुआ करता था, उसके पीछे एक आंगन था, आंगन में एक किचन बना हुआ था और फिर उस आंगन की दूसरी तरफ यानी सबसे लास्ट में एक और कमरा बना हुआ था और उस कमरे के जस्ट पीछे यानी सबसे लास्ट में एक छोटा सा आंगन जैसा या पोर्च जैसा बोल सकते हैं पीछे की तरफ था, जिसमें लैट्रिन और बाथरूम बना हुआ था और उसके पीछे एक दीवार थी। ऐसा कमरे का सेगमेंट था और हमें लग रहा था बाकी के तीनों जो हैं, बाकी 2 जो सेगमेंट बने हुए थे वो भी लगभग इसी नक्शे पे बने हुए होंगे। पहले ही नज़र में हम लोगों को वो देखने में बहुत ही सुंदर लगा और सतीश ने कहा ये सचिन बहुत बढ़िया रहेगा, हम लोग भी आके यहाँ टाइम पास करेंगे और ये गांव के जैसा वातावरण है और शहर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो अपने दोस्त हैं वो भी साइकिल से चल के जा सकेंगे। हमको भी कमरा अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया था। हम लोग बाहर निकले। अंकल जी को बोला कि अंकल ये कमरा फाइनल हो गया है और दोस्तों से हम बात करके आपको कंफर्म कर देंगे, फिलहाल इसका किराया कितना होगा आप बता दीजिए। अंकल जी ने बोला बेटा किराया का क्या है, पापा से बात कर लेना, जो भी दोगे अपने को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पढ़ने वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं रहेगा, जो भी वाजिब रहेगा आप दे देना। हमने बोला नहीं फिर भी अंकल आपने बता दीजिए ताकि उन लोग को बताने में आसानी रहेगी, क्योंकि कमरा तो हमको लेना नहीं है। तो अंकल जी ने बोला ठीक है बेटा इसका 2000 रुपये दे देना। सतीश ने बोला बिल्कुल अच्छी बात है अंकल। अंकल ने बोला ठीक है बेटा, तो जब भी बच्चे आए तो बता देना कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे और अपना ताला लगा के चले जाएंगे ताकि और कोई ना ले। इस तरह से बात हुई और हम और सतीश चले गए। अभी और भी अच्छे से आपको बताऊं, बाहर जब निकले तो वो जो फार्म हाउस जैसा घर था, उस बाउंड्री के किनारे लगा हुआ एक छोटा सा पोखरा था। पोखरा या यूँ समझ लीजिए वो गड्ढा सा बना होता है, जिस तालाब होता है गांव का, वैसा ही था, जिसमें ढेर सारे जलकुंभी के पौधे लगे हुए थे। पूरा भरा हुआ था वो कीचड़ से और बीच में कमल कुमुदनी के पौधे भी लगे हुए थे। और मैंने देखा कि वह तालाब पीछे की साइड में भी था, मीन्स एक तरफ से एक साइड से दूसरी साइड तक फैला हुआ था और जस्ट उसके किनारे ही वो मकान बना हुआ था। और उस तालाब के और पीछे मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बागीचा था और बागीचे के पीछे और दूर तक जो है वहाँ पे मुस्लिमों का कब्रिस्तान था। इस हिसाब से मैंने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है और वातावरण भी अच्छा है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे भी घर से ज़्यादा दूर नहीं था और सतीश के भी घर से ज़्यादा दूर नहीं था और सबसे बड़ी बात इसका किराया भी बहुत ही कम था।
इतना हम लोगों ने फिक्स किया कि हो सकेगा तो इन लोग को यही मकान हम दिला देंगे। इसके बाद हम और सतीश निकल गए और ये बात दूसरे दिन अपने दोस्तों को बता दी कि भाई वो मकान है वहाँ पे, अच्छा मकान है, वो जो है वो मकान है वो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों में भी नाम मैं सबका लेना नहीं चाहूँगा, एक फॉर्मल बात में मैं बोल देता हूँ कि उसमें एक दोस्त का नाम टॉपर था। टॉपर इसलिए कि वो जब भी पढ़ाई करता था तो उसमें टॉप करता था। अभी जो एग्ज़ाम वो दे के भी आया था, जो कि हम लोगों ने दिया था यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट का, उसमें भी टॉप 7th रैंक था अक्रॉस स्टेट। तो उसको हम लोग प्यार से टॉपर ही बुलाते थे। तो टॉपर एंड टीम को हम लोगों ने ये बात बोल दी कि मकान सही है। शाम के समय में टॉपर के साथ सतीश गया और वो मकान को दिखा दिया, उनसे पैसे दिला दिए और टॉपर से बोला ताला लगा दो। दूसरे दिन मैं नहीं गया था चूँकि फिर आई गई बात हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब ये मौसम लगभग ये नवंबर का मौसम रहा होगा और ठंडी बढ़ गई थी, ठंडी थी ही गाँव में और मौसम ऐसा था। और दिन जब लगभग ये सोमवार या मंगलवार का रहा होगा। मंगलवार के दिन लोगों ने वहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट कर लिया, मतलब उस पर ताला लगा दिया। उस समय मोबाइल का उतना प्रचलन था नहीं, लैंडलाइन नंबर होते थे और हम और सतीश आपस में लैंडलाइन नंबर से बात कर लेते थे। सतीश का फ़ोन आया शाम को कि सचिन भैया वो मकान जो है टॉपर ने पसंद कर लिया है और उन लोग दूसरे दिन जाके अपना सामान रख देंगे। इस तरह से हम भी खुश थे कि चलो एक काम तो हो गया। इसके बाद हुआ यूँ कि 2 दिन बीत गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लड़के लोग वहाँ पे सामान ले आके रख दिए होंगे ऐसा मैंने सोचा। सतीश को मैंने फ़ोन मिलाया सतीश के घर पे, तो सतीश पता चला कि सतीश अपने गांव गया हुआ है, कुछ गांव में काम था। गांव उसका वहाँ से 40 किलोमीटर करीब रहा होगा। उस दिन शाम को मेरे अंदर जो बचकाना हरकतें थी, बचपन की जो चुड़ैलपंती थी, वो निकल के सामने आ गई। मैंने सोचा क्यों ना आज चलो रात को टॉपर एंड उनकी टीम को डरा देते हैं। शाम को ये सोचकर मैंने अपनी साइकिल निकाली और 6 बजे के करीब हम वहाँ पे चले गए। अब मैंने सोचा कि कैसे डराऊंगा, सामने से जाके डराऊंगा तो कोई वो रहेगा नहीं। इससे अच्छा है कि साइकिल में रोड पे खड़ा कर दूँ और तालाब के किनारे से जा कर के सीधा उनके पीछे वाले जो आंगन मैंने बताया था ना, जिसमें लैट्रिन और बाथरूम बना था, वहाँ से मैं जंप करके उसके अंदर घुस जाऊँ और जा कर के उन्हें डरा दूँ। बस फिर क्या था, मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ चला गया आंगन के पास और एक ही जंप किया मैंने और वह लगभग 8 फुट ऊंची बाउंड्री थी, उसको कूद करके मैं आंगन में चला गया। आंगन में कोई था नहीं। मैं समझ गया कि सभी लोग अंदर ही होंगे क्योंकि टॉपर एंड टीम है तो पढ़ने में लगी होगी सामने वाले कमरे में। फिर भी मैंने क्या किया कि जो पीछे का जो आंगन था ना, उसके दरवाजे के पास से मैंने आवाज़ की, भूत की निकाली। कोई आवाज़ नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना और नज़दीक से ला कर बोलूँ। मैं दरवाजे के पास और अपना मुंह ले गया और वहाँ से मैंने फिर से वही स्कैरी साउंड प्रोड्यूस की, लाइक वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर इतना सोचना ही था कि लगभग 10 सेकंड के बाद मुझे मेरी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई दी। इतना सुनना था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अगर मेरे आवाज़ की प्रतिध्वनि इतनी देर में क्यों सुनाई दे रही है। जनरली होता क्या है कि अगर हम कहीं पे बोलते हैं तो हमारी आवाज़ पलट के तुरंत ही वापस आ जानी चाहिए, बट ये 10 सेकंड का जो पॉज था ना, यह मेरे दिमाग को झंझोर दिया। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि लगता है टॉपर एंड टीम ने मेरी आवाज़ पहचान ली है और उन लोगों ने ही पीछे से आवाज़ निकाली होगी, लिहाजा मैं उनके पास
दरवाज़ा ताबड़तोड़ खोला और अंदर की तरफ घुस गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो अंदर वाले कमरे में तो कुछ था नहीं। जैसे कि मेरी उम्मीद थी कि अंदर टेबल होंगे या फिर चारपाई या तख्त अपना ला के रखा होगा, कोई तो होगा, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ, एक स्कैरी चीज़ मैंने महसूस ज़रूर की कि जैसे ही मैं अंदर घुसा तो दाहिने हाथ पे जो दरवाजे का एक कोना था, उस कोने में ब्लैक कलर का कंबल जैसा लगा हो कि किसी खूंटी पे टंगा हो, दम से नीचे गिर पड़ा। और वो ऐसा गिरा था कोने में कि वो पड़ा ही था काले रंग का। अंदर पूरा सफ़ेद रंग का नया नया पेंट किया हुआ कमरा और वह कंबल साइड में गिरा हुआ रखा था। मुझे लगा कोई नहीं, चलो अंदर घुस जाते हैं। मैं दौड़ता हुआ टॉपर चिल्लाता हुआ सीधा अंदर वाले कमरे में घुस गया। अंदर जाते ही मैंने देखा वहाँ पे तो कोई कुछ है नहीं, वहाँ भी खाली, और दरवाज़ा जो है बाहर से बंद। मतलब ये साफ था कि घर में कोई भी नहीं है, पूरा घर जो है बंद, खाली, कुछ नहीं। इतना था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि आखिर वो प्रतिध्वनि आई तो आई कहाँ से। इतना सोचना ही था कि तुरंत पीछे वाले कमरे से फिर से आवाज़ आई। यह आवाज़ और डरावनी लगने लगी थी क्योंकि अब मुझे साफ पता था कि इस घर में कोई नहीं है और ये मेरी आवाज़ फिर से कौन निकाल रहा है। ऐसा सुनते ही मानो मेरे पैरों में पंख लग गए हो। मैं दौड़ा, पीछे मुड़ के देखा, कोई भी दिख नहीं रहा था और मुझे निकलने का रास्ता भी वही था जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मेरी तो चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं चिल्ला देता हूँ तो अंकल जी सुन जाएंगे, और मैं तेज़ी से दौड़ते हुए बिना उस कमरे में इधर उधर देखे सीधा उस दरवाजे की तरफ से छलांग लगाया और पीछे की साइड में आंगन में जाके गिरा। आंगन के पास से बाउंड्री को भी एक झटके में मैं कूद गया और फांद करके उसको उस पार जाके ऐसा गिरा कि वह मैं सीधा उस पोखरे में जाके गिरा और उसमें कुछ ईंट पत्थर रखे हुए थे जिससे मेरे पिछवाड़े में चोट लग गई। मैं उठा, मैं बहुत ही डर गया था। मैं उठा बिना कुछ सोचे समझे, जहाँ मैं आते समय धीरे धीरे चल रहा था, जाते समय भागते हुए आया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी सेकेंड में उस सामने वाले कमरे से निकल करके इधर रोड पे आ गया। यह हार्डली 1 मिनट से भी कम समय में हो चुका था। मैं फटाफट साइकिल पे बैठ गया और मेरे सांस में सांस आई, मेरी जान में जान आई और मैं सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या। और मुझे अंदर ही अंदर अपने ऊपर गुस्सा भी लग रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल मैं सीधा अपने घर पे गया और घर पे जा कर के आराम से हाथ पर धुला और किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो पिताजी माताजी बहनें जो थी वो मेरे ऊपर गुस्सा करती। इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और शांति से सो गया। और मैंने सोचा कि सतीश को भी मैं बात करूँगा, बट दूसरे दिन मैंने सतीश से बात करी। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे कि दोस्त लोग जो वहाँ पे रहने गए थे वे सारे लोग अपना सामान वहाँ से बाहर लेके चले गए। आखिर वो हुआ क्या था? आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने मेरी आवाज़ निकाल के मुझे ही डराया था? यह सब सोचता हुआ मैं सो गया और फिर दूसरे दिन मैंने सतीश से बात करी। सतीश भी घर पे आ गया था अपने, और बाकी का जो इसके आगे का पार्ट है, पार्ट 2 आप बोल सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आप कुछ भी इस चैनल के लिए कमेंट दे सकते हैं। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा क्योंकि इस चैनल में हम उत्तर प्रदेश और जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं उसके साथ ही साथ अपने ऑडियंस की भी ढेर सारी मनोरंजक, डरा देने वाली और भी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं उनका जिक्र हम करेंगे। धन्यवाद।